स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले तो आपको बधाई, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। पर बेशक आपका सर बहुत लंबा रहा, चुनौतियाँ और संघर्ष रही होंगी। आपका जुनून होगा, आपकी प्रतिभा होगी, जिसके दम पर आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई सर? इस सफ़र की शुरुआत 91 में हुई है। और 91 में ये हुआ था कि 91 में मेरा मैट्रिक हुआ था। और मैट्रिक के बाद 10th के बाद मेरे घर वालों का मन था कि मेरी एडमिशन पटना के साइंस कॉलेज में हो। और पटना साइंस कॉलेज में अच्छे मार्क्स होने चाहिए थे, तो उतने मेरे मार्क्स ना आने वाले थे, ये मुझे भी पता था, मेरे घर वालों को पता था कि आने वाला है नहीं हमारा। तो उन लोगों को लगा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि एडमिशन हो। तो उन लोगों ने मुझे आइडिया लगा कि स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा और जितने भी तरह से कोटाज होते हैं उस पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और एडमिशन करा देंगे। तो मेरे घर वालों ने मुझे नाटक में डाला। यहीं पे एक नवोदय संघ है जिसके डायरेक्टर है डी राजन भैया, और डी राजन भैया हमारी जो फिल्म है उसमें काम भी करेंगे। तो डी राजन भैया के पास इन लोगों ने भेजा मेरे घर वालों ने, और उनको बताया कि भाई इनको थोड़ा आप ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए थोड़ा, क्योंकि ट्रायल देना है जाकर और एडमिशन कराना है। तो उन्होंने सिखाया और 2 महीने के आसपास उन्होंने एक स्पीच तैयार कराया मुझे, आधे अधूरे नाटक जो है, और जाके मैंने ट्रायल दिया वहाँ पे पटना साइंस कॉलेज में, लेकिन मेरा वहाँ हुआ नहीं। तो लेकिन इस 2 महीने के दौरान जो फील हुआ मुझे नाटक से, अभिनय से, और क्या बोलते हैं उसको, जब वहाँ पे ट्रायल हुआ तो ट्रायल के दौरान 72 लोग थे कैंडिडेट्स, जिसमें एक सीट था, तो उसमें टॉप 3rd में आया था मैं। और एडमिशन एक लड़की का हुआ, लेकिन जो कंडीशन था, जो फील हुआ वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मतलब जैसे पहला प्यार कैसा होता है वैसा प्यार ऐसा लगा कि फील हुआ मुझे कि यार ये क्या है चीज़ जो इतनी खुशी दे रही है। एडमिशन नहीं हुआ, मैं वापस आया, यहाँ पे एडमिशन ली गई, लेकिन इससे मुझे प्यार है, ये जो नाटक, और घर में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैंने आराम से जम के 2 साल तक खूब नाटक किया, बहुत, मतलब बहुत बहुत बहुत। और 6-8 महीने के बाद थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी टाइप का हो गया था, क्योंकि यहाँ भी स्थिति वही थी कि आप मेरे साथ नाटक कर रहे हैं तो उनके साथ नहीं करेंगे, उनके साथ कर रहे हैं तो इनके साथ नहीं करेंगे। तो लगा कि ये क्या गुड़गों पर चल रहा है, तो क्यों ना इसको कुछ ठीक किया जाए। तो ठीक करने में हुआ कि बहुत सारी संस्थाएं खुली गई, 32-33 संस्थाएं खुली गई, और सब लोग हम लोग काम करने लगे मिल के। और 2 साल के बाद फिर घर में दिक्कत होनी शुरू हो गई कि अब नाटक नहीं करना तुमको, अब तुमको इंजीनियर बनना है। वहाँ से एक स्ट्रगल शुरू हुआ कि अब बनना तो यही है। तो ये मतलब शुरुआत यहाँ से हुई। शुरुआत ऐसे हुई। और आपको पहला ब्रेक कब मिला सर? मतलब शुरुआती दौर आपका कैसा रहा फिल्म इंडस्ट्री में सर? आप किस तरीके से आए? आपको किस फिल्म से सर आपको ब्रेक मिला पहले, और फिर उसके बाद फिर आपका शुरुआती दौर जो फिल्में कुछ बनी, उसमें सर आप अपने उस एक्सपीरियंस को सर अगर बता सकें। हाँ, मैं थोड़ा सा और इसको जो पिछला था उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हुआ, लंबा प्रॉब्लम हुआ, घर वाले कोई तैयार हो नहीं रहे थे, बहुत बहुत लंबा 4 साल लगा मुझे वो एक घर वालों को कन्विंस करना कि मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दिया जाए। लेकिन थोड़ा ज़िद था, और वो इश्क वाला मामला था कि इश्क हो गया था तो करना ही है। तो 4 साल के बाद मैं पटना पहुँचा, दिल्ली गया मैं। दिल्ली में वहाँ पे अरविंद गौड़ जी हैं, अस्मिता थिएटर ग्रुप, उनके साथ काम किया। और वहाँ के बाद फिर मैं मुंबई पहुँचा। तो मुंबई में ये था कि कमाने के लिए नहीं जा रहा, एक्टिंग करना है और उससे कमाना है, घर चलाना है, इसके लिए था ही नहीं कुछ। बहुत सारे और भी चीज़ें थी, शोहरत दिमाग में थी, शोहरत नाम हो, मन का काम करें हम, अच्छा एक्टर दुनिया जाने हमें, बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें थी। तो वहाँ गए तो शुरू हुआ, पहला जो था वो सीरियल मिला था मुझे। अच्छा। एक जी टी वी का सीरियल था, संपत एंड संपत। फिर बाद में आगे चल के जी टी वी का ही एक सीरियल था, और अपना तमन्ना हाउस, फिर भंवर सीरियल आता था, फिर हकीकत एक आता था, फिर पिया का घर एक जी आया था, सहारा पे कुछ और आता। तो ऐसे करते 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 आया। फिर एक फिल्म मिली थी बुलेट, तो उसमें कुछ 6-7 मिनट का मेरा रोल था। तो चूँकि एक्सपीरियंस करना था मुझे कि सिनेमा क्या होता है, पहला था लाइफ में, तो उसको भी किया। और 2-3 फिल्में और बीच में हुई, लेकिन वो फिल्में आज तक मतलब निकल के नहीं आ पाई, क्योंकि ग्रुप जो भी था क्या कारण था पता नहीं। बट फाइनली अगर कहा जाए तो एक बढ़िया काम, मिजाज का काम और तरीके का काम गैंग्स ऑफ वासेपुर था। तो आपको नहीं लगता लगातार एक अभिनय के दुनिया में होते हुए और बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आपको वो मुकाम नहीं मिला था? आप भी मान रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के पहले नहीं मिला था। बिल्कुल। फिर जब रामाधीर सिंह कहते हैं आपसे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, उसके बाद आपने साबित किया कि क्यों नहीं हो पाएगा, अभिनय है और इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। और आपने उसके बाद फिर बताया क्या है अभिनय, और लोग आपको जानने लगे, और फिर आज दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। जी जी।
तो सर ये गैंग्स ऑफ वासेपुर की शुरुआत कैसे हुई सर, उसमें आपकी कास्टिंग कैसे हुई? हम लोगों ने चूँकि काम करना था और वासेपुर जब मुझे फिल्म मिली है 2010 में और मैं मुंबई पहुंचा हूं 2001 के एंड में, यानी 2002 मान लेते, 2002 से लेकर 2010 जो है वो 8 साल में बहुत उठापटक हुआ लाइफ में, बहुत उठापटक हुआ। कई बार मेरा वैसा मन किया कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, थिएटर बेहतर था, पहले पता होता तो मैं शायद फिल्म इंडस्ट्री में आता, क्योंकि बड़ा एक दूरी है, मतलब कि आप स्क्रीन तक पहुंचना एक अपने आप में बहुत दूरी है। तो तब समझ में नहीं आ रहा था और आप अपने मन के काम करना है, अपने मिजाज का काम करना नहीं हो रहा है, जिस तरह का माहौल है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे मैं गलत चीज़ों को नहीं कह रहा हूँ, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि यार ये झुटमुट की परेशानी हो रही है, प्लस मैं मैंने कर ली थी शादी, मेरा एक बेटा भी था, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे टाइम पे करना था। कैरियर का पता नहीं है कि कब मुझे काम मिलेगा, कब मैं चमकूँगा, कब मेरा नसीब खुलेगा, बट ये था कि अगर शादी करनी है मुझे तो मुझे ऑन टाइम करना है, बच्चा अगर करना है तो ऑन टाइम। ये सारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई, तो बहुत पजल्ड हुआ मन, और उस पजल्ड में मुझे ये लगा, हमने फैसला किया ये कि अब इस दुनिया मतलब बम्बई मुझे रहना नहीं है और मुझे एक्टिंग फिल्म में करना ही नहीं है। और मैं एकदम क्लीन हो गया था, तो मुझे लगा कि जब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा तो इस शहर में भी मुझे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शहर में रहूँगा तो एक्टिंग की जो छटपटाहट है ना वो मुझे तंग करेगी। और फिर सोचा कि अगर एक्टिंग नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। तो बहुत सोचने के बाद ये लगा कि गोवा में, मेरा ससुराल है गोवा, तो गोवा में एक रहेंगे हम लोग कहीं जहाँ पे एक अच्छे सा जगह करके, और मुझे एक रेस्टोरेंट खोलूँगा और उस रेस्टोरेंट को चलाऊँगा, क्योंकि अभिनय के अलावा अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो खाने में और किचन में मेरा बहुत ही कमाल का प्लेस है जहाँ मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो मुझे लगा कि ये गुण है मुझ में, हुनर है, तो मैं इस हुनर को अपनी जीविका बनाऊँगा और वहाँ पर रेस्टोरेंट खोलूँगा और अपना मस्त जीवन जीना, क्योंकि मुझे लाइफ इंजॉय करना है, मुझे बनने के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने फिर सोचा कि क्या किया जाए, तो हुआ कि नहीं अब यही करना है, और अपने पास 1 साल समय है, तो 1 साल में हम पैसा भी इकट्ठा करना है हमको और निकल जाएंगे यहाँ से। और मन के दूसरे कोने में ये भी था कि अब 1 साल है तो एक कोशिश और करेंगे ताकि कल को इन फ्यूचर हम चले गए बॉम्बे छोड़ के, फील्ड छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, और कल को अगर मन में बात आई कि अरे यार एक बार और करना चाहिए था मुझे कोशिश, ये सोच के मैंने कहा कि एक बार कोशिश करूँगा, होता है तो कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जो भी होगा वो देखेंगे। और गोवा में अगर मुझे बहुत परेशान करेगा मेरे अंदर का जो एक्टर है, तो वहाँ बच्चों के साथ मैं थिएटर शुरू कर दूँगा। तो उसी में ये लगा कि क्या किया जाए। उसी बीच में हम लोगों ने एक फिल्म बनाई थी, प्रॉपर फिल्म थी 2 घंटे की, द्वंद नाम था उसका। द्वंद, हाँ, ये IIM अहमदाबाद के लड़के थे, उन लोगों ने मिलकर बनाया था और नागपुर में शूटिंग हुई थी। तो फिल्म अच्छी बनी थी, ऐसा लगा कि ठीक ठाक है। तो मैंने उनको बोला कि उसको निकालो, दिखाते हैं हम लोग। तो प्रोड्यूसर से फिल्म निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, और उस समय था जब मैं थोड़ा दारू पीता था फ्रस्ट्रेशन में, इसलिए फ्रस्ट्रेशन था लाइफ का, क्योंकि इसलिए छोड़ने का प्लान हुआ, चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा शराब वराब का सेवन होता था। ठीक है, तो क्योंकि चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही थी, जो जिस तरह का माहौल था हम नहीं अपने आप को कर पा रहे हैं। अभी पिछला 5-6 साल हो गए मैं पीता नहीं हूँ आज के डेट में। तो उसी में जोश में वही, मतलब कि चूँकि हुआ कि क्या जैसे वो फिल्म निकलेगी तो हो सकता है कि शायद कुछ जीवन में करिश्मा हो जाए। तो बार बार मैं डायरेक्टर से बोलता था कि फिल्म को निकाल, हम लोग दिखाते हैं, फिल्म को निकालो। बोले कि नहीं यार, वो तो प्रोड्यूसर के पास है, तो यहाँ है तो वहाँ है, ऐसे है वैसे है, हो नहीं रही चीज़ें। तो मुझे भी पिक नहीं मिल रहा था उस तरह से प्रेशर डाल के बोलने में। एक दिन थोड़ा 2-3 बियर बॉटल पिया गया, बियर, और जो मूड बना उसके बाद जो उसको प्रेशर डाला, पता नहीं क्या हो, प्रेशर पड़ गया और उसने वहाँ से फिल्म निकाल दी वो। अच्छा। और निकालने के बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इस फिल्म को जितने हमारे जानने वाले लोग हैं सब तक हम खबर पहुँचाएंगे और अपने पैसे से एक प्रीव्यू करेंगे हम, और जितने हमारे जानने वाले लोग हैं उन लोगों से हम यही कहेंगे कि भाई जैसे बेटी की शादी होती है, अब सर आइए आप प्लीज़, द्वंद फिल्म की आप जिसको कहते हैं हम लोग कि बेटी की शादी है, आइएगा हमारे यहाँ। वैसे ही जितने हमारे जानने वाले लोग थे सबसे हमने कहा कि हम एक प्रीव्यू कर रहे हैं अपनी फिल्म का, आप आइए। बहुत सारे लोग थे, लेकिन टारगेट अनुराग कश्यप थे। अच्छा। तो अनुराग कश्यप तक पहुँचा गया। हमारा डायरेक्टर छत्रपाल निनावे नाम है, छत्रपाल ने मिला उनसे। छत्रपाल, चूँकि मुझे मालूम था कि छत्रपाल जिस नेचर का आदमी है अनुराग सर को पसंद आ जाएगा, क्योंकि हाईली इंटेलेक्ट है वो, IIM अहमदाबाद का है, प्लस उसके जो बिहेव, ये सारी चीज़ें। छत्रपाल गए, अनुराग सर से मिले, अनुराग सर ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, और अनुराग सर आते हैं, प्रीव्यू कर रहे हैं हम लोग बैंड्रा में, अनुराग सर आते हैं, बहुत सारे और लोग भी थे, और उन्होंने फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद मुझे बाहर बुलाया कि तू कल ऑफिस में आ जाना। तो ऑफिस में गया तो मुझे पता चला कि JP सिंह का रोल कर रहा हूँ, तो और मेरा गोवा जाना कैंसिल। गैंग्स ऑफ वासेपुर JP सिंह एंट्री होती है, उसके बाद फिर आज आप जिस जगह पे हैं। हाँ। तो
एक सवाल मेरा वैसे आपसे ये था कि एक समय जैसे कि जब फिल्में नहीं रहती हैं और फिर एक्टर्स आमतौर पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर गलत रास्ते पे भी जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में डिप्रेशन, अवसाद हम लोग आमतौर पे सुनते रहते हैं। फिर इससे निकलने की क्या प्रक्रिया होती है वो आपने बता ही दिया। एक सवाल और मन में ये आता है, क्योंकि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, आपका दिल भी कहीं ना कहीं बिहारी है, और बिल्कुल। जब हम बॉलीवुड में देखते हैं, साउथ इंडियन फिल्म में देखते हैं, तो बिहारियों के बारे में जो एक धारणा बन जाती है उन फिल्मों से, जिस तरीके से चरितार्थ किया जाता है, तो उस चीज़ को देखकर फिर आपके मन में आपका एक बिहारी मन क्या कहता है, जिस तरीके से बिहार को पोर्ट्रे किया जाता है या बिहारियों को पोर्ट्रे किया जाता है? देखिए, बीइंग ए बिहारी, मैं भी बिहारी हूँ, मुझे आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जैसे मुझे आज तक ऐसा फेस करने को नहीं मिला कि मैं बिहारी हूँ इसलिए मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, या जो धारणाएं बनती हैं कि यार बिहारियों के साथ इंडस्ट्री ऐसा कर रहा है, बिहारियों के साथ ऐसा इंडस्ट्री कर रहा है, ये मैंने आज तक ज़िंदगी में फील नहीं किया। इंडस्ट्री के अंदर बिहारियों के साथ कुछ भेदभाव नहीं होता है, ये मैंने फील नहीं किया, मैंने अपने साथ फील नहीं किया। लेकिन जो फिल्में बनती हैं, हाँ, उनमें आम तौर पे एक अगर किसी गुंडे को अगर दिखाना है, जैसे बिहार के किसी भी कैरेक्टर को जब वहाँ पे चरितार्थ करते हैं, तो आम तौर पर उसका नेचर, कैरेक्टर सही नहीं दिखाया जाता। कहीं कहीं दिखाया भी जाता है, कहीं कहीं नहीं भी दिखाया ये जाता। सदियों से होता रहा है, आज से नहीं हो रहा। ब्लैक एंड वाइट ज़माना में भी जाएंगे फिल्मों में, तो वहाँ भी जो नौकर होते थे, माली होते थे, क्लर्क होते थे, मुनीम होते थे, वो सब बिहारी होते थे। तो ये सदियों से बिहारी कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है। लेकिन बिहार वैसा है नहीं। बिल्कुल नहीं है, सबको पता है कि नहीं है। लेकिन कमाल की बात ये है कि जब बिहारी डायरेक्टर, जो बिहार से बिलोंग करते हैं डायरेक्टर, उन लोगों ने भी जो फिल्में बनाई है, उन लोगों ने भी कोई ऐसी फिल्म बिहार पे नहीं बनी है जो बिहार की पॉजिटिव छवि दिखती है। प्रकाश झा जी हैं, उनकी जितनी फिल्में हैं वो क्राइम बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे अपहरण होता है, लूटपाट होता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, क्राइम फिल्म है। बिहार की वैसी कोई फिल्म एक आई है जिसको नाम है सुपर 30। सुपर 30 वो फिल्म है जहाँ बिहार के लगता है कि अच्छा ऐसे लोग भी बिहार में रहते हैं। तो सिनेमा शुरू से ऐसे पोर्ट्रे किया है, क्यों किया है, क्या किया है लोग, उस पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेरा ये कहना। और ये तो बिहार की बात हुई। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, ये बिम्बो और लफोक क्या है? देखिए, चूँकि मेरी जो भाषा है भोजपुरी है, मैं आरा से हूँ, और चूँकि इसी फील्ड से हूँ, तो हमेशा इस बात को 22 साल से मैं आरा से बाहर हूँ, तो हमेशा हर जगह महसूस हुआ है कि इमेज जो है वो बिहारियों का जो एक अलग तरह का पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में एक इमेज बना हुआ है जी। जैसे सिनेमा की बात की आपने, वैसी इमेज बना है, पर्सन का ही बना है। वो इमेज मुझे पता है कि नहीं है ऐसा, है नहीं वैसा, ना मैं वैसा हूँ, ना आप वैसे हैं, ना हमारे आसपास नहीं है। कुछ परसेंट लोग हैं जो हर राज्य में हैं। लेकिन चूँकि सिनेमा एक इतना सशक्त माध्यम है कि हम सिनेमा के माध्यम से कुछ भी देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य है और यही सब कुछ ऐसा ही है। अगर आपको किसी दूसरे भाषा की फिल्म दिखा दी जाए जहाँ आप जानते नहीं कि फ्रांस क्या है, आप नहीं जानते, और आपको 5 फ्रेंच फिल्म दिखा दी जाएगी, तो आप वहाँ के लाइफ स्टाइल, उनकी सोच, उनका रहन सहन, खान पान, इच एंड एवरीथिंग हम समझ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, समझ जाते हैं। अच्छा, पंजाब के फ्रांस के लोग ऐसे होते हैं, अरे फ्रांस के लोग ऐसे होते हैं, फ्रांस में तो ऐसा होता है, फ्रांस में तो ओपन किस होता है, ओपन सेक्स होता है। ऐसा नहीं कि आप फ्रांस में जाएंगे तो ओपन सेक्स दिखेगा आपको, तो वो होता है, हमको फिल्म में दिखता है। तो वैसे ही जो खबर के अनुसार और जो सिनेमा के अनुसार, मतलब माध्यम से, खबर के माध्यम से, और जो सो कॉल्ड हमारे कुछ नेताजी लोग थे हमारे देश के, लालू जी थे, या जिस तरह का नेतागिरी लोग अपना नेता दिखाते हैं, तो ये सारा इमेज जो गया है वो बड़ा ही दूसरे तरीका गया, बड़ा ख़राब तरीके का गया। उसमें भोजपुरी आ गई, इस दौर की भोजपुरी, उसने अश्लीलता शुरू कर, तो पूरा मिक्स मिला के, मतलब कि गुंडों का राज्य है बिहार, पगलेटों का राज्य है, जोकरों का राज्य है, गंदियों का राज्य है, गुंडागर्दी होता है, अकड़, ये सब जो न्यूज़, सिनेमा और जो हमारे पब्लिक जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं उनके माध्यम से हुआ। तो ये एक इमेज, मुझे लगा कि ये कारण है जिसकी वजह से इमेज ख़राब होता है। ठीक है, प्लस बिहार से बाहर जब आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि भोजपुरी जो भाषा है वो बिहार को डोमिनेट करता है, वो पहले होता है। तो ऐसा लगता है जो नॉन बिहारी लोग हैं कि भोजपुरी मतलब बिहार जी। तो एक भोजपुरी में जो काम हो रहा है उसके अनुसार पूरे बिहार में काम हो रहा है, ऐसा लगता हूँ जी। तो उसको लेके ये लगा कि ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात कि मैं चूँकि सिनेमा का आदमी हूँ और सिनेमा का एक बहुत बड़ा हाथ है ये अश्लीलता वाले इमेज को बनाने में, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, बीइंग अ भोजपुरी स्पीकिंग पर्सन, मेरी भोजपुरी भाषा है वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैं आर्टिस्ट हूँ तो ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी भाषा के जो है नहीं दिखाया जा रहा है, और जो है वो दिखाई नहीं जा रहा।
जी। तो जो है एक्चुअल उसका इमेज, एक्चुअल जो पहचान है उसका, असली जो चेहरा है, असली जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, हमारे जो मैनर्स हैं, वो जी। सब हम दिखाना पड़ेगा दुनिया को। जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक मुंह से बोल बोल कर कुछ नहीं कर सकते। जी। तो मैंने उस पर एक रास्ता बनाया कि मैं क्या करूँगा ऐसा। तो मैंने अपने तरीक़े से, मुझे लगा कि प्रॉब्लम ये है कि अश्लीलता है, सब लोग जानते हैं अश्लीलता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। जी। सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन मुझे लगा कि अगर सिनेमा ने इमेज ख़राब किया है कि गंदा होता है, अश्लील होता है, तो सिनेमा ही ठीक करेगी। जी। तो हम अच्छे सिनेमा बनाएंगे। हम, मतलब कि मेरा कहने का ये था कि अश्लील सिनेमाएं बन रही हैं, श्लील बन ही नहीं रहा। जी। तो दोनों की जो अनुपात है बहुत कम है। अगर साल में 100 भोजपुरी सिनेमा बन रही है अश्लीलता, तो श्लील 5 भी नहीं बन रहा। तो जब तक ये अनुपात बढ़ेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं। जी। और जब दिखेगा तो ही, अब दिखेगा, कहना क्या है हमको कि भाई हम अच्छे हैं बुरे हैं, दिखेगा। तो ये दिखेगा तो सॉल्व होगा, ये मुझे समझ में आया मेरे अपने तरीके से। तो मुझे लगा कि मुझे झंडा आंदोलन नहीं करना है, मुझे ये आंदोलन नहीं करना, मुझे ये नहीं करना है, मुझे एक अवेयरनेस का आंदोलन करना है कि मैं एक बिम्बो अम्बा नाम से एक संगठन बनाता हूँ, अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन। इस नाम से एक संगठन बनाऊंगा और लोगों को तो बताऊं, जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं जेपी सिंह की वजह से फेमस हो चुका था। जी। लोग जानते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, जहाँ भी सुनते हैं लोग मेरा चेहरा याद आता है, वही चुतिया वाला बेटा है ये। ठीक है। तो मुझे लगा कि इसको हम कैश करें, ये मेरी अचीवमेंट को कैश करें और लोगों तो को फैलाएं कि भोजपुरी में जेपी सिंह भी हैं, वो भी भोजपुरी भाषी हैं। जी। वो भी गैंग सभा से मुझे काम करने वाले, वो भी भोजपुरी वाले, क्योंकि मेरे पास मैं ही था तो मैं अपनी बात करूँगा। जी। और उनको बताएं कि ये काम कर रहे हैं अश्लीलता के खिलाफ, ये लोग अश्लील नहीं होते हैं, यार ये अश्लील नहीं है, अश्लीलता के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोगों में अवेयरनेस हो। और साथ साथ में हम अवेयरनेस के साथ एक टीम बनाना शुरू करें, लोग को जागृत करना शुरू करें कि आप लोग भी बनाइए, आप बनाइए, आप बने, जितने लोग बनाने लगे उन लोगों को करें। और उसी दौरान लगा कि अब ये अनुपात बढ़ेगी कैसे। जी। तो अनुपात बढ़ाने के लिए सिनेमा बनाना पड़ेगा, सिनेमा की औकात, अनुपात। तो सिनेमा का अनुपात बनाए, सिनेमा बनाएगा कौन? मेकर्स। तो मेकर्स आएंगे कहाँ से? बुलाना पड़ेगा उनको, नहीं तो मुझे खुद करना पड़ेगा। तो मैं तो खुद करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे हिंदी में मेरा जो पहला प्यार है वो हिंदी है। जी। ये तो मेरा अपनी जिम्मेदारी है। तो मेकर्स जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक प्रोडक्ट की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो मैंने सिनेमा की खेती नाम से एक आंदोलन शुरू किया। जी। सिनेमा के मैं खेती करूँगा और जितने भी मेकर्स होंगे, जिनके अंदर भी जो सिनेमा का सी भी नहीं जानते, खाली सिनेमा की उनके मन में है कि हमको सिनेमा बनाना है, और हम अगर उनके पास पहुंच जाते हैं या वो हमारे पास किसी तरह से आते हैं, उनके सर्च में लग गए हैं, तो उनको बुलाना है, उनको ट्रेंड करना है, उनको सिनेमा मेकिंग बताना है कि फिल्म कैसे बनाना है, उनको प्रोत्साहित करना है। मुझे नहीं पता हाउ टू मेक अ फिल्म, आई डोंट नो, लेकिन जो दबी हुई उनकी फीलिंग है उसको खींच के बाहर निकालना है और उनको सेट पर करो, कुछ भी करो, ये भी करो, वो भी करो तो सही। तो ये करते करते क्या हुआ कि जब मेरे पास फिल्म मेकर्स बढ़ेंगे तो कल को फिल्म की संख्या भी बढ़ेगी। और इसमें अभी 30-35 है लड़के मेरे पास जो अपने लिए फिल्म बना रहे हैं, और मैंने उसमें टारगेट बनाया कि 5 साल का मैं एक अवेयरनेस का कार्यक्रम करूंगा, अम्बा नाम से। तो 2015 से शुरू करके 2020-19 के एंड तक मैंने अम्बा नाम से वो मुहिम चलाया, सिनेमा की खेती भी चला। और 5वें साल मैंने कैलकुलेशन किया कि देखते हैं, एनालिसिस किया कि 5 साल में क्या पाया, क्या खोया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो उसमें मुझे एक चीज़ ये लगा कि ये जो अम्बा नाम है, इस नाम को थोड़ा मुझे बदलना पड़ेगा। इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि जो मेरे टारगेट हैं, जिनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, जो सिनेमा के खेती में जो लोग आएँ, वो लड़के जो होंगे वो आपके 14 साल से 20 साल के बीच के बच्चे का उम्र के हों, प्लस जिनको मुझे समझाना है कि भोजपुरी में तुम लोग जुड़ो, काम करो। ये 14 से 20 साल के बच्चे हैं जो उसके ऊपर निकल गए, उनसे हमको नहीं एफर्ट देना है। तो ये जो एज ग्रुप है, जो यूथ है, कल के भविष्य हैं ये लोग। तो अगर इनको हमने समझा दिया तो कल भविष्य बदल जाएगा। तो इतने साल से भोजपुरी की इमेज खराब पड़ी है, 4 साल और क्या अंतर पड़ता है? ये मेरी सोच थी, 4 साल और होगा। तो एनर्जी उन पे देना है जो बदलाव लाएंगे। तो ये जो एज ग्रुप है, इनको अम्बा नाम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन इतना नहीं, क्योंकि ये लोग यो टाइप के लड़के हैं। अगर घोर सच्चाई यही है आज के डेट में कि भोजपुरी भाषी, भोजपुरी इलाके के भी लड़के हिंदी गाना कम सुनते हैं, इंग्लिश गाना सुन रहे हैं। हाँ जी। तो बीइंग अ आर्टिस्ट, मैंने वर्कशॉप किया है, बच्चों के साथ थिएटर किया, तो हमें पता है व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बच्चों को अगर आपको मोल्ड करना है तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, आपको उनकी तरह बनना पड़ेगा। उनकी तरह बन के जब वो लगेगा कि मेरी तरह का आदमी है, तो बन के बनिए, बन के बच्चे जैसे बात कीजिए, समझाइए, और जैसे वो समझता है फिर बड़े बन के खींच के लेके जाइए जी। तो जो लड़के हिंदी नहीं सुन रहे वो भोजपुरी क्या सुनेंगे? और क्या भोजपुरी भिखारी ठाकुर हो, महेंद्र मिश्र हो, चाहे शारदा सिन्हा हो, चाहे जो भी हो, क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा सब। तो मुझे लगा कि इनको जो चाहिए, मुझे पहला है कि इनको जो चाहिए पहले इनको दो, फिर ये जब एक बार आ जाएंगे हमारे
गिरफ्त में, तो अब फिर हम जैसे चाहें उनको मोल्ड कर लें। तो मुझे लगा कि नाम इसका चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। जी दूसरा ये लगा कि जो मेरे गैर भोजपुरी दोस्त लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसके बाहर विदेशों में, जो भोजपुरी और बिहार के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ऐसा, चूँकि मुझे जानते हैं वासेपुर की वजह से और मेरे कार्य को जानते हैं, तो उनको लगता है कि पूरा भोजपुरी जो समाज है ना, उस साला भरा हुआ अश्लीलता से। एक सत्यकाम आनंद इतने महान आदमी हैं जो अश्लीलता मुक्त काम कर रहे हैं, तो ये भी गलत इमेज जा रहा। तो और तीसरा ये था कि मतलब इसको अभी कुछ बदलना चाहिए। जी फिर जब बदलने की स्थिति आई तो बड़ा द्वंद्व रहा कि बदला जाए नाम कि नहीं बदला जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो फिर एक ध्यान आया, बचपन से पढ़ते आए हैं, शेक्सपियर का कहना है कि नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है? तो नाम में नहीं रखा है तो नाम बदल दिएगा, तो उसका नाम रखा गया बिम्बो। बिम्बो। हाँ, BIMBO, ब्यूटीफुल इमेज ऑफ मैग्निफिसेंट ओशियन ऑफ भोजपुरी, यानी कि भोजपुरी महासागर का अलौकिक खूबसूरत चित्र। तो ये जो भी आदमी बाहर सुनेगा तो वो सुनेगा अच्छा भोजपुरी के अलौकिक चित्रों में से कुछ चित्र दिखाने वाले। तो ये माइंड सेट है और कुछ नहीं। तो बिम्बो रखा गया, और बिम्बो का हुआ कि 5 साल तक हमको जागरण करना था, लोगों को जागृत करना था। जी अब जो काम करना है, जागृत करने का काम खत्म हो गया। अब ये जो हम कह रहे हैं जी उसको करके दिखाएं, सिनेमा आप बनाएं। तो बिम्बो नाम से जब नाम बदला, क्योंकि बिम्बो जैसे ही मैं लड़कों को बताया तो वो लोग कहते ओ यो बिम्बो क्या बात है एकदम बिम्बो, क्योंकि बिंगो जो है जी ऑलरेडी फेमस हो चुका है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरी हर चीज़ साइकोलॉजी से कनेक्ट होता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कनेक्ट कितना कर पा रहा हूँ। जी तो मैंने बिम्बो रखा क्योंकि बिंगो ऑलरेडी फेमस था। तो पटापट बिम्बो लोग कर रहे हैं। बिम्बो लग रहा आज की बात है, फिर उसका मीनिंग भी अच्छा है। जी और अब शुरू हुई कि अब हम लोग सिनेमा शुरू करेंगे। अब बनाने सिनेमा, जो बातें हम कह रहे हैं कि सिनेमा कैसी होनी चाहिए वो हम दिखाना चाहेंगे। जी ये सब चला। तो ये था बिम्बो और अम्बा। इसी बीच में मुंबई में घटना घटी, सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना घटी, जो बहुत जी। ही दुखद है। जी और ये हर किसी आदमी के लिए दुखद है, चाहे कलाकार हो, चाहे कलाकार ना हो, चाहे बिहारी हो, चाहे ना हो, जी सबके लिए बहुत दुखद बात है। जिस तरीके से हुआ, ये घटना ही अपने आप में दुखद है। कौन सही है, कौन गलत है, किसका हाथ है, वो CBI काम कर रहा है अपना। उसमें हम लोग मैंने खोपड़ा लगा के भी घंटा को उखाड़ पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा हमें। जी। ठीक है। तो वो जो एक आंदोलन जो था, उसने एक बड़ा माहौल बनाया देश में, अभी भी है, लेकिन उसमें एक माहौल बना, अपनी इंडस्ट्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। चूँकि मैं सिनेमा की खेती कर ही रहा था, जी तो उसी समय मुझे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्यों ना उसको एक नाम दे दूँगा। जी तो उसका नाम रखा गया लफोक, लफोक। LFOOC। जी तो लफोक का मतलब है कि लेट्स फार्म आवर ओन सिनेमा, यानी सिनेमा की खेती है वो, उसी को लफोक हमने कर दिया। जी तो लफोक तो ऐसे ही हो गया। और हिंदी में अगर हम बात करें, अगर हिंदी वाला लफोक करें तो ल फोक, तो भोजपुरी भी हो गया कि ल फोक, ल कहते हैं ल फोक, मैंने अपना लोक लीजिए आप, जी लोक भाषा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों मुझे लग गया कि ल फोक, मैंने हम फोक दिखा रहे हैं आपको अपनी। तो ये लफोक है जिसकी वजह से जिसका एक शुरू हो गया, जिसकी पहली फिल्म हम लोग शूटिंग की तैयारी में। तो इसका आगे का रोड मैप क्या है? किस तरीके से इसको आप और दुनिया के सामने लाएंगे? मतलब सिर्फ जो भोजपुरी की फिल्में जो अभी लफोक जो आप बता रहे हैं, बिम्बो जो आप बता रहे हैं, इनमें जो फिल्में बनेंगी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक कैसे जाए, उसका कोई रोड मैप आपके पास हो? देखिए, रोड मैप का मेरा जो रोड मैप ये है कि हमको सिनेमा वो बनानी है। जी सिनेमा बनानी क्यों है, पहला तो सवाल यही जागरूकता के है। लिए नहीं, आपने बताया। इमेज ठीक करना, इमेज। जो हमारी भोजपुरी की इमेज खराब है, जी तो इमेज ठीक करना है कि ऐसी भी फिल्में होती हैं यहाँ, ऐसी भी फिल्में बनाई जाती है, ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं, जी लोग जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, तो उनको सिनेमा के माध्यम से दिखाना है। तो पहली शर्त ये थी कि आई एम नॉट ए डायरेक्टर, जी आई एम नॉट ए राइटर। ना मैं राइटर हूँ ना मैं डायरेक्टर हूँ, मैं हूँ एक्टर। जी लेकिन इतने साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है भारत के अगर 10 सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर होंगे तो 4 के साथ तो काम किया ही है मैंने। जी तो उनका जो अनुभव है, मेरे जीवन का जो अनुभव है इतना सालों का, ये बेस्ट जो अनुभव है, इसको मैं सिनेमा बनाया जाए। तो किसको मैं पकड़ूं, किसको मैं ढूंढूं, किसको ले आऊं, किसके पीछे भागूं कि भैया आप फिल्म बना दो मेरा, ये करा दो मेरा, इससे बेहतर है कि क्यों ना मैं ही करूं। तो ये जिम्मेदारी ज़रूरत के अनुसार मैंने ली, मैंने कहानी लिखी और डायरेक्शन भी दे रहा हूँ। इसका पर्पस ये था कि ऐसी एक सिनेमा बनाया जाए जो यूनिवर्सल हो, जी जिसकी सब्जेक्ट ऐसा हो कि पूरे विश्व के हर आदमी इसको रिलेट कर ले। जी ठीक है, वो मानवीय संवेदनाएं होती हैं जो हर आदमी के अंदर होता है। तो पूरा क्लीन था कि हम सब्जेक्ट वैसा रखेंगे कि उस विषय को पूरे यूनिवर्स कनेक्ट करें। जी तो सिनेमा जो होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो यूनिवर्सल होगा, जी उसकी जो मेकिंग और प्रेजेंटेशन होगा वो यूनिवर्सल टाइप हो, जी भाषा भोजपुरी, सिर्फ जो कैरेक्टर्स हमारे बातचीत करेंगे
वो भोजपुरी होगा, माहौल भोजपुरी होगा, ना कंटेंट भोजपुरी होगा और ना जो भोजपुरी इंडस्ट्री की जो छाप है वैसे परफॉर्मेंस होगी जी। तो ये लगा कि ये मेरा रोड मैप है, एक फिल्म बनाया जाए। चूँकि कंटेंट अच्छे होंगे आपके तो लोग आपको रिलेट करेंगे। अगर फिल्म अच्छी बन गई, क्योंकि मेरी कोशिश आई डोंट नो क्या बनने वाली है, जी। बन गई अच्छी, तो मेरे जो संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, अनुराग सर हैं, आपके विद्या बालन जी हैं जिनके साथ मैं भी काम कर रहा हूँ शेरनी फिल्म में, उनसे भी बात हुई है मेरी। सर भी जानते हैं, अनुराग सर भी जानते हैं बिम्बो क्या है और अनबा क्या है। विद्या बालन जी जानती हैं, अमित मापुस्कर जो न्यूटन फिल्म के डायरेक्टर हैं जी। वो भी जानते हैं। मुकेश छाबरा मेरे बड़े अच्छे क्लोज दोस्त में से एक है, वो भी जानता है। दिग्वांशु धुलिया मेरे पिताजी जो बने थे गैंग्स ऑफ वासेपुर में, उनको भी जानता है। ऐसे और 8-10 लोग और हैं। तो मुझे लगा कि मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा और इनसे मैं कहूँगा कि ये मैंने फिल्म बनाई है, आप इस फिल्म को देखिए। जी। और देखने के बाद आपको लगता है कि इस फिल्म से जुड़ने से आपका नाम खराब हो जाएगा, लोग आपको थू कहेंगे, लोग आपको कहेंगे क्या गलत काम कर दिया तुमने, स्टेटस खराब हो जाएगा, आपका मार्केट खराब हो जाएगा, जी। तो आप मत जुड़िए। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो जुड़िएगा, क्योंकि कोशिश एक हो रही है। किसकी कोशिश हो रही है? एक माँ भाषा है, हमारी भोजपुरी जो भाषा है वो माँ है जी। और भाषा कभी गलत नहीं होती। जैसे माँ कभी खराब नहीं होती, वैसे भाषा कोई गलत नहीं होता। जी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इमेज है उसको मैं ठीक करूँ, तो आपके जुड़ने से मेरे इस कार्य को एक विस्तार मिलेगा, एक गति मिल जाएगा। जी। तो एक ये है। दूसरा ये है कि अपने माध्यम से 5 साल से हमने काम किया तो बहुत एक नेटवर्किंग फैला हुआ है। ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है, ऑनलाइन दुनिया में हम बहुत तरह से घुसे हुए हैं। तो मेरी जो अपनी नेटवर्किंग है उसके थ्रू हम पूरे देश में इस सिनेमा के बारे में बताएं, क्योंकि पहला मेरा ध्येय है कि सिनेमा के बारे में पूरे भारत जाने कि भोजपुरी में एक ऐसी सिनेमा बनी है। अरे ऐसे कैसा, अरे बाप ऐसी भी बनती है क्या सिनेमा? तो जब दिमाग में बात आएगी तुमको लगेगा अरे ऐसी भी बनती है। 2% कम होगा, शायद कम होगा कि अरे ऐसी भी बनती है। ये है। तीसरा ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें होती है किसी भी फिल्म के लिए, पब्लिसिटी के लिए, न्यूज़ हो गया, ये हो गया, वो सारी चीज़ें कराएंगे। चौथा ये है कि देश के जितने भी ऑलमोस्ट बड़े बड़े जितने भी एजुकेशनल सेंटर्स हैं जी। JNU से लेके आप भुवनेश्वर के किट है, तो ये भुवनेश्वर से लेके दिल्ली के बीच में ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आपका पटना यूनिवर्सिटी हो जाए, आपका किट हो गया, आपका BHU हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, अहमदाबाद हो गया, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी हो गया, लवली यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे कितने भी एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं, IIM हो गया, IIT हो गया, इन सारे जगहों पर मैं जाऊंगा और अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग करूंगा, दिखाऊंगा उनको, ताकि लोग देखें कि भोजपुरी में ऐसा भी काम होता है, भोजपुरी भी ऐसी होती है, ताकि लोगों को बताया जाए जी कि ये भी भोजपुरी का रूप है और यही असली रूप है। गलती हम लोग की है कि हम बनाते नहीं है, तो दुनिया हमको क्या समझेगी कि अच्छा है कि बुरे हैं। जी। सही हम बात। अगर रोज़ 5 आदमी बिहारी आदमी कोई निकले या मुंह पे गू लपेट के निकले जी। तो सबको यही दिखाई देगा कि लोग गू लपेट के निकलता है। जी। लेकिन जब अच्छे जो लोग हैं आराम से एकदम बढ़िया से डिसेंट निकले, दाढ़ी बना के ट्रिम, गाड़ी टाई कोट निकाल के मस्त घूमे, तो भी लगा अरे ये भी ऐसे भी लोग निकलते हैं। जी। जब हम निकलेंगे नहीं जी। तो लोग दिखेगा कैसे? बिल्कुल सही बात। तो हम दिखाएं तो सही, तो सिनेमा दिखाएंगे। आज कल परसों 2, 3, 4, 5, 6 सिनेमा जब बनने की ऐसी संख्या हो जाएगी, तब तक हमारे जो सिनेमा के खेती के लोग हैं ये धीरे धीरे ट्रेंड होते होते सिनेमा बनाने के लायक हो जाएंगे 1-2 साल में। जी। तब तक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बड़ा एक्टर बनूं, और बड़ा एक्टर बनूं और फेमस हो जाऊं, क्योंकि जितना मैं फेमस होऊंगा उतनी ज़्यादा मेरे इस आंदोलन को फ़ायदा होगा। जी। मेरे पास फंड होगा, स्पॉन्सर्स आएंगे, तो मेरे पास 2 साल समय है जहाँ पे मैं एक बड़ा इकट्ठा पैसा करूं जी। और उन पैसों को, ये जो मेरे सिनेमा के खेती के लोग खड़े हो रहे हैं फौज, इन फौजों को मैं इन्वेस्ट करूं पैसा कि आप लोग फिल्म बनाएं, तो एक साथ 30-35 फिल्में निकलेंगी। तो एक साल में अगर 30 फिल्में आती हैं आज से 2 साल बाद, जी। मैं एक साल में 30 भोजपुरी फिल्में लफोक की तरफ से, तो ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये एक रोड मैप है। अब मैं थोड़ा लिंक से हटकर कुछ क्वेश्चंस आपसे सर, कुछ सवाल हैं मन में। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लाखों लोग वहाँ पे काम करते होंगे। लेकिन अभी हालिया जो न्यूज़ जो हम लोग देखते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट जो, उसमें ड्रग्स और इन सभी चीज़ों का लेन देन का न्यूज़ आ रहा है, उससे एक माहौल देश में थोड़ा बॉलीवुड के लिए बिगड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड क्या है? इन सभी चीज़ों से परे है, इन सभी चीज़ों के साथ है, या जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाइयाँ हैं? पहली बात तो ये है कि मुझे 1.5 महीना हो गया न्यूज़ देखे हुए, जी। तो मैं अपडेट बिल्कुल नहीं हूँ। छोटे छोटे जो न्यूज़ आ रहे हैं वो आपको पता रहा है। बाकी जहाँ तक नशे की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, चूँकि मैं आपको बताया कि मैं पिछले 5 साल से अवेयरनेस का काम कर रहा हूँ। मैं गाँव भी जाता हूँ, चट्टी भी जाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि भारत के जी। 7वीं क्लास के बच्चों से नशा लेना शुरू हो चुका है भारत में। जी। 7वीं क्लास के बच्चे भी आज के डेट में गांजा पीते हैं। जी। ये मेरा अपना मानना है।
जिनकी संख्या बहुत है। तो ये नशा ऐसी कोई जगह नहीं है भारत में, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे नहीं है। अगर हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि हम डाटा अगर देखें देश में, तो आज के डेट में जो 7th 8th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के, स्पेशली बोर्डिंग के बच्चे, ये सारे जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में नशा आ चुका है। जैसे पहले होता था ना, कॉलेज में लोग नशा करते थे, ऐसा माना जाता था, अभी स्कूल तक आ चुकी है नशा। तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं है भारत में, मेरा ऐसा मुझे जहाँ तक पता है, कोई सेक्शन नहीं है जहाँ पे नशा नहीं है, चाहे कोई चीज़ में नहीं। ऐसा नहीं कि स्पेशली बॉलीवुड में ही सब कुछ है, बाकी कहीं सारा कुछ है ही नहीं। क्योंकि बॉलीवुड का जो काम है, हर एक काम पब्लिक के लिए होता है। हम पार्टी में भी जाते हैं तो पब्लिक को दिखाते हैं, हम कहीं अच्छा ड्रेस पहनते हैं तो भी पब्लिक को दिखाते हैं, हम सिनेमा बनाते हैं तो भी पब्लिक को दिखाते हैं। तो हर काम पब्लिक के लिए होता है। तो बाकी और सेक्शन से ज़्यादा बॉलीवुड पे लोगों का ध्यान रहता है, क्योंकि हर काम ही पब्लिक के लिए होता है। तो यहाँ भी जो चीज़ नशा की बात है, जो चीज़ निकल के आई है, वो ज़्यादा हाइप हो गया कि बॉलीवुड में ऐसा, बॉलीवुड में ऐसा। ये तो हर जगह है। और बॉलीवुड में आके आज से होगा क्या, अभी जो कांड चल रहा है, तो कई वर्षों से नशा रहा होगा। तो नशा तो हर जगह है, ठीक है। बाकी उसमें ऐसा नहीं है कि सबके सब नशेड़ी हैं, पूरी इंडस्ट्री नशेड़ी नहीं है, नशा करने वाले हैं। जैसे पाँचों उंगली बराबर नहीं है, वैसे हर जगह यही मामला है। तो एक तो मामला मेरे अनुसार ये है। दूसरा ये है कि जो हो रहा अभी, जो माहौल बना है नशे का, और जिस तरह से पकड़ा दकड़ी, छानबीन, इनको नाम दिया जा रहा है, इसका नाम दिया जा रहा है, उसका नाम दिया जा रहा है, तो मुझे अगर एज ए पर्सन पूछें तो मेरी जो अपनी पर्सनल व्यू जो है, वो मुझे लग रहा है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मतलब एक दुर्घटना घटी, जो बहुत दुखद है, वो ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है, सफाई हो रहा है। ये मेरा मानना है, मेरी अपनी, कि बहुत कुछ सफाई हो रहा है। अब जो इसमें होगा वो जाएगा, जो नहीं होगा वो बच जाएगा। तो एक कचरा साफ होगा, एक गंदगी साफ होगी। तो इसमें वो जो जेन्युइन लोग हैं, जो नशे को अपना बेस बनाकर या नशे को ही अपना अस्त्र बनाकर हर चीज़ सोचते हैं, चाहे काम का हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे सेटिंग हो, चाहे व्हाटएवर जो भी हो, जो नहीं करते हैं नशे को अपना वेपन बनाकर, उन लोगों के लिए एक बेनिफिशियल होगा कि उनके लिए रास्ता खुलेगा। क्योंकि अब ये इस कांड की वजह से जो चल रहा है अभी, नशा का एक बड़ा ही खुल गया है मैटर, और बहुत कोहराम मचा हुआ, डरे हैं, भयभीत हैं लोग सारे। तो मुझसे अगर कोई पूछा जाए, क्योंकि मैं नशा नहीं करता हूँ, तो मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है जहाँ पे सफाई हो रहा है। तो जो लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व, वो सब जाएंगे अंदर, जो नहीं होंगे वो बचेंगे। तो डर उनको है जो किए होंगे, जो नहीं किए हैं वो अपना मस्त हैं। तो इसमें से जो टैलेंट है, इसमें जो जेन्युइन लोग हैं, उनको उभरने का मौका मिलेगा कि कहीं ना कहीं स्पेस तो खाली होगा, ठीक है। तो ये जो नहीं करने वाले लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा वो लोग हैं जो सेटल्ड नहीं हुए हैं, जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो छोटे शहरों से हैं, या बहुत जो लग के अपना बेचारा गए हुए लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास अर्थ ही नहीं होता है कि नशा करें। वो नशे के नाम पे सिगरेट पी सकते हैं वो लोग, बहुत हुआ तो गांजा कभी कभी मार लिए, कभी हुआ तो कुछ भांग खा लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये जीवन बर्बाद करने वाले नशा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जो नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं कितने नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है कि जो नहीं करते होंगे इस तरह के लोग, या जिसको वेपन नहीं बनाते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है राइज करने का। क्योंकि सिनेमा है तो काम तो चलती रहेगी, सिनेमा तो बंद होगी नहीं इंडस्ट्री, चाहे आप रहें, हम रहे, चाहे कोई रहे ना रहे। बच्चन साहब का जब समय था पूरा, तो भी सिनेमा चल रही थी। तो सिनेमा बनना तो रहेगा, हमेशा हमेशा बनती रहेगी फिल्म, ये मशीन चालू रहेगा। तो उस मशीन के चालू के लिए उनको सिनेमा में आर्टिस्ट चाहिए, उसमें सिनेमा में डायरेक्टर चाहिए, उसमें सारे लोग चाहिए। तो जो फंसे हुए लोग हैं उनसे तो कोई जाएगा नहीं उनके पास। तो जो नहीं फंसे हुए लोग, उसकी तरफ जाएंगे लोग, तलाश करेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो ये राइज़ है हम लोगों जैसे लोगों के लिए, जो बाहर से आए हैं, जो जेन्युइन क्रिएटिव काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है। कोरोना ने बहुत कुछ सफाई किया है, तो ये भी एक अच्छा सफाई कर रहा है। बहुत सारी बातें हुई आपसे, और अंत में बस आपसे एक संदेश, आपसे अगर कहा जाए कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो शरीर है, बॉडी जो है, वो बॉडी जब हम पैदा होते हैं तो 3 चीज़ें हमें किताबों में पढ़ाई जाती है कि 3 चीज़ें हमारे शरीर में ऑलरेडी, जो ऐप कहते हैं ना मोबाइल की भाषा में ऐप, वो ऐप हमारे शरीर में ईश्वर मानिए चाहे नेचर मानिए, वो देता है। एक देता है आपका भूख, दूसरा होता है सुरक्षा, और तीसरा होता है सेक्स। ये सबके अंदर होता है। चौथा एक होता है ड्रीम। हर आदमी का ड्रीम का एक ऐप
गॉड ने दिया है, एक उम्र के बाद वो एक्टिवेट होता है। तो ड्रीम हमारे अंदर है, ड्रीम ने ईश्वरीय देन है जो मनुष्य को है, किसी और को नहीं है। जितने भी जीवित प्राणी हैं इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य को है जो सपना देख सके। तो हम सबको सपना देखना चाहिए। जो सपना नहीं देखता है वो अपराध है, मेरे अनुसार क्राइम है वो। आपको सपना देखना चाहिए, तो आप सपना देखिए और वो सपना साकार कैसे होगा उस पर प्लानिंग कीजिए। चाहे कोई भी काम, उसको प्लानिंग कीजिए और थोड़ा मेहनत करेंगे तो प्लान ए बनाइए, प्लान बी बनाइए, प्लान सी बनाइए, प्लान डी बनाइए। पहले से प्रिपरेशन कीजिए। ये दूसरा फेज हो गया। तीसरा फेज हो गया कि बस उस पर पहल करना शुरू कर दीजिए। तो पहल करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जो मुझे समझ में आता है, कोई भी काम जो भी आपका सपना हो वो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो इतने साल की मेरी जो अब तक का अनुभव है, जो मैंने देखा या जो किताबों से पढ़ा, धर्म ज्ञान इधर उधर जितनी भी बातें, मुझे ये समझ में आया कि हर इंसान की जो ख्वाहिश होती है वो सिर्फ वही पूरा कर सकता है। दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं है। जो हम होते हैं कि उनसे जुड़ूंगा तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, या शिकायत करते अरे यार उसने तो मुझे धोखा दे दिया, उसने तो मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी ही नहीं की। वो अपने ख्वाहिश में लगा हुआ है। आपके ख्वाहिश को पूरा करना उसका काम नहीं है। हर आदमी अपने ख्वाहिश को स्वयं पूरा कर सकता है, ये मुझे ऐसा लगा। आपको लोग सपोर्ट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, कुछ हम सफ़र हो सकते हैं कुछ देर के लिए। चलना आपको पड़ेगा, जर्नी आपकी है, चलना आपको पड़ेगा। तो 3 चीज़ें करें। कल आप ड्रीम देखें, कई बार चेक करें जो हमने सपना पाला है, जो हमको चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, तो इस पर 3-4 बार क्रॉस चेक करें खुद से कि क्या हम वही बनना चाहते हैं, क्या हम वही बनना चाहते हैं। अपने आप से बात करें, अपने आप से क्रॉस करें। जब अपने आप से बात हो जाए कि यस हम वही बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये करें कि अपनी प्लानिंग करें आप। ये मेरा सपना पूरा कैसे होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है यार। जैसे मोटरसाइकिल से हमको जाना है स्टेशन, तो मोटरसाइकिल पे जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है आपको डालना पड़ेगा। चाबी का होना ज़रूरी है, इंजन ठीक होना ज़रूरी है, तेल होना ज़रूरी है, स्टार्ट होगा तो ही जाएंगे आप। तो वैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी ढूंढने की वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो हमारे इस ड्रीम तक पहुंचाएगा। और उसके कई प्लान बनाए। अगर वो नहीं है तो क्या, अगर बाइक नहीं मिला तो पैदल निकल जाएंगे, रिक्शा पर निकल सकते हैं, हम ऑटो पकड़ सकते हैं, किसी से मांग सकते हैं। ये ऑप्शन बना के चलिए आप और निकल जाइए। निकलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब आपने प्लान बना लिया, सपना देख लिया, आपने प्लान बना लिया, सबसे पहला काम कीजिए आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स से अपनी बातें बताइए कि मेरे दिल में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। ऑब्वियसली वो ना कहिए, फिर भी कहिए, फिर भी कहिए, फिर भी कहिए। क्योंकि जब आप अपने परिवार को जिस दिन कन्विंस कर लेते हैं, आप दुनिया को किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। और जीवन में चूंकि आप अपने घर छोड़कर एक सपना पूरा करने जा रहे हैं तो कष्ट ही कष्ट होता है। तो परिवार की महत्व यह है कि जब आप बुरे वक्त में होते हैं तो परिवार काम होता है, अच्छे वक्त में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। जब बुरा वक्त आता है तो आपका परिवार आपके साथ होता है। और आप जब घर से यात्रा पर निकलते हैं, घर छोड़ देते हैं सारी सुख सुविधाएं, तो आपको परेशानियों को ही झेलना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ मानसिकता, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ रहें हम, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, तो ही हम अपने सपने को पा सकते हैं। डिस्टर्ब रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन जो है ये परिवार ठीक करता है, बैलेंस करता है, आपके बुरे वक्त में साथ देता है। तो परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, एजुकेशन के महत्व को बिल्कुल समझना ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब ये है कि लोग की धारणाएं होती है एक्टर बनने के लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो पढ़ने की ज़रूरत ये है कि एजुकेशन आपको क्या देता है। एजुकेशन आपको नॉलेज देता है, एजुकेशन आपको विकल्प देता है। जैसे एग्जांपल दें हम कि हम 2 आदमी, यहाँ पे 2 आदमी हैं, एक आदमी अनपढ़ है और एक आदमी पढ़ा है, और सामने डायनासोर आ गया, तो दोनों आदमी कुछ डिसीजन लेंगे। तो मेरे अनुसार जो मानना है ऐसा कि जो अनपढ़ होगा उसके पास चाहे 1 ही 2 ऑप्शन आएगा कैसे हैंडल करे। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसके पास 6-7 ऑप्शन आएगा। और पढ़ा होगा तो उसको पता है कि डायनासोर को हो सकता है कोई ऐसा तरीका हो, साउंड मार देंगे डायनासोर डर जाता हो। तो एजुकेशन का मतलब है, एजुकेशन आपके बुरे समय में और अच्छे समय में सब में विकल्प देता है, ऑप्शंस देता है बहुत सारा। प्लस दूसरा एग्जांपल ये दूंगा कि अगर एक कैरेक्टर है कोई और एक एक्टर है जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, मैं टैलेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और एक एक्टर है जो अनपढ़ है, तो जो टैलेंट मतलब आपको नैसर्गिक होता है, एक गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो करते हैं हम लोग, उसमें आपको उस कैरेक्टर के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में एक पढ़ा लिखा आदमी के पास बहुत सारे ऑप्शंस मिले कि डेप्थ मिलता है आपको, पर उस कैरेक्टर में और डेप्थ क्या है और इसको बेटर क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही हर फील्ड में
एजुकेशन का बहुत महत्व है। एजुकेशन आपको स्टैंडर्ड ले जाता है। आपको जैसे कहते हैं ना, गाय पे लेख लिखने का हम लोग बचपन में सिखाया जाता था, तो एक आदमी लिखेगा गाय पे लेख लिखो, तो एक पन्ना लिखने में हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब उसको तरीके से बताया जाएगा, पॉइंट से लिखिए आप, तो 6 पन्ना भी लिख देगा कि गाय क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका लाभ क्या है, उसके लॉस क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसका ये क्या है, तो आपको 6 पन्ने मिल जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। तो ये हर आपके कार्य में, वैसे ही आपका 1 पेज का चीज़ 6 पेज का है। तो एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ऑनेस्टी अपने द्वारा जो किया गया है, खुद से जो बार बार क्रॉस करके हम पूछे चेक क्रॉस कि मेरा जो सपना है, उसके साथ ऑनेस्टी रखना ही पड़ेगा। आप किसी के साथ ऑनेस्टी रखे या ना रखे, उस कार्य के लिए आपको ऑनेस्टी रखना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि कोई फार्मूला नहीं है हमारे फील्ड में, स्पेशली एजुकेशन में। नौकरी में तो है कि आप पढ़ेंगे और पढ़ के आपने नौकरी पास, मतलब एग्जामिनेशन आपने पास किया तो पास हो गए। सिनेमा जहाँ तक मुझे पता है क्रिएटिव फील्ड है, उसमें कोई फार्मूला नहीं है कि कैसे काम आपका हो जाएगा, कब आप सक्सेस हो जाएंगे, कब आपको काम मिलेगा, क्या ऐसा करेंगे मिल जाएगा। इसका कोई फार्मूला हमको आज तक समझ नहीं आया। तो जब फार्मूला समझ में नहीं आता है तो आपको वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टर्ब होते हैं आप। तो धैर्य जो है, पेशेंस, उसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हम मान के चलना चाहिए, जो भी हम कार्य करने के लिए घर से निकलेंगे, 10 में से 9 काम नहीं होगा, तो हम डिस्टर्ब हो गए। वहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है। कब होगा ये बिल्कुल नहीं पता है, कैसे होगा ये बिल्कुल नहीं पता है। आपको चलते रहना है। आपने यात्रा यहाँ से डेस्टिनेशन माना कि मैं आरा से दिल्ली जाऊँगा, तो आपको दिल्ली तक चलते रहना है। अब आपको 10 किलोमीटर बाद ही कोई आपको लिफ्ट देके पहुँचा दे दिल्ली, कि साला 200 किलोमीटर जाने के बाद पहुँचा दे, आप आई डोंट नो, बट ये शर्त है कि आपको चलना पड़ेगा और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो चलना नहीं छोड़ना है हमें। कितना भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए लाइफ में, कितना भी कुछ हो जाए, चलना नहीं छोड़ना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। क्योंकि अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको घर से निकलते ही मिलनी शुरू हो जाएगी, तो पूरी यात्रा मिलेगी और पूरे जीवन भर मिलने वाली है आपकी। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या हो गए, हम डैमेज नहीं होते हैं, हम अपने आप को बना कर रखते हैं। तो ये चलना बहुत ज़रूरी है। आप चलते रहिए, ठीक है। और इन 3-4 चीज़ों का ध्यान दें। जहाँ भटकेंगे हमारा परिवार आता है साथ, इस पर ध्यान दें और हम लोग आगे बढ़े, अपना कार्य करें। लोगों से जानना चाहिए, सुनने की आदत डालें हम लोग। सुनने से ज्ञान मिलता है हमको, बहुत सारे लोगों को। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि किसी को बहुत ज़्यादा आप जल्दी प्रभावित ना हो, किसी से बहुत ज़्यादा अप्रभावित ना हो। एकदम फटाक से प्रभावित हो गए, फटाक से अप्रभावित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जो होते हैं ना, कहते हैं हमको गुरु मिल गया। मुझे लगता है गुरु बहुत होते हैं, किसी एक गुरु में हम लोग स्टिक ना हो कि इन्होंने जो कह दिया वही जीवन है। नहीं, वही अभिनय है, वही सिनेमा है। अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग तरह की सोच है उनकी। तो जहाँ से ज्ञान मिले आप ज्ञान लेते चलिए। ये सारे ज्ञान आपको पूरे समय में विकल्प के तौर पे सामने आता है, आपको रास्ता खोलता है, रिलैक्स करता है, और अच्छे वक्त में आपको बूम करने के लिए रास्ते खोलता है। इन कुछ चीज़ें हैं, ये जो युद्ध है, आप लोग करें उसको। सपना देखें, चेक करें सपना जो मेरा सही है कि नहीं है, वो सपना पूरा कैसा है, उस प्लानिंग ऑप्शंस उसका ढूंढे, विकल्प ढूंढे, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3 निकले उससे, लोगों से प्रभावित ना हो, दुष्प्रभावित ना हो, लोगों से मिले जुले, बट यात्रा कंटिन्यू रखें। और अपने परिवार से हमेशा, क्योंकि आपका जड़ है, वो जड़ से छोड़ देंगे हम अपना कनेक्शन, तो प्लांट जो भी डाल है, उसके जो ब्रांचेज है, पत्ता है, वो सब बुरे वक्त में बर्बाद हो जाएगा। यही कहूँगा। और बुलंद रहना चाहिए। ईश्वर से ज़्यादा मैं साइकोलॉजी का आदमी हूँ, तो मैं साइकोलॉजी की बात करूँगा। हमारे शरीर में उस तरह बनाया गया है, जैसे हम एक रोबोट हैं, नेचर द्वारा बनाए हुए रोबोट हैं। तो हमें इतनी चीज़ें बनाई गई है कि हम उसको सही इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो मोदी जी करते हैं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई और करता है। मोदी जी जो हैं वो एक पोस्ट है पीएम का, लेकिन मोदी जी जो व्यक्ति हैं उनके अंदर एक जो मशीन फंक्शन कर रहा है वो हम सबके अंदर है। तो हम भी उस तरह से मजबूत हो सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, हम भी मिसाल बना सकते हैं। हमको जानना, थोड़ा जाने अपने बारे में, और हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप सब क्लियर हो जाए। हम सब में वही सारे इक्विपमेंट्स हैं। और लगे, मन से लगे, विश्वास के साथ लगे, ईश्वर पे विश्वास करें, अपने कर्म पे विश्वास करें, चलते चलें, पहुंच ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो आने वाली फिल्में हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।